हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अ न्यू टॉपिक। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट दिल्ली सल्तनत। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा, दिल्ली सल्तनत कैसे बनी, क्या कारण रहा कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो, यू मस्ट नो द बैकग्राउंड, यू मस्ट नो द रीजंस बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, वो एंटिटी जब बनी है उसके पीछे कारण क्या रहा होगा, मतलब कुछ बैकग्राउंड आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा तो आप नेक्स्ट जो चीज़ें उनको प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं होगा तो आप काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। तो आज हम बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड कैसे रहा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी क्रोनोलॉजी कि कैसी कौन सी डायनास्टी कब आई है, उसमें इंपॉर्टेंट रूलर कौन से है। और फिर हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी एम्पायर के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जहाँ से वो आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता है, कैसे वो अपने लाइक ऑफिशियल्स को रिक्रूट करता है, और कितना एरिया वो सेंटर के अंडर रखेगा, कितना एरिया वो डिसेंट्रलाइज करेगा, मतलब कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एक डिस्कशन अबाउट दिस बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो हम स्टार्ट करते हैं अराउंड 12th सेंचुरी के बीच की बात आई है, जब आपके जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया और ईरान वाला जो पोर्शन है, वहाँ पर आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रूल करने 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 लग गई थी, दैट वाज ख्वारिज़मी एम्पायर। ठीक है, तो ख्वारिज़मी एम्पायर आपका सेंट्रल एशिया और दिस ईरान वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर ख्वारिज़मी एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और हमें पता था उसके साथ में ही जो आपका काबुल वाला पोर्शन है, और जो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो पोर्शन है, जहाँ पर आपकी गज़नी डायनेस्टी रूल करती थी, तो वो वाला एरिया जो गज़नी के अंडर था। ठीक है, तो हमें पता है कि अराउंड आपके 11th सेंचुरी के लास्ट में और 12th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही आपकी गज़नी डायनेस्टी ख़त्म होने लग गई थी, क्योंकि जो उनके इंपॉर्टेंट रूलर थे महमूद गज़नी, उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद के जो उनके सक्सेसर थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और धीरे धीरे हमें पता है कि और भी अच्छी अच्छी डायनेस्टीज़ आने लग गई थी जिन्होंने गज़नी को हराना शुरू कर दिया था, और गज़नी काफ़ी वीक पड़ गए थे। तो उन्हीं गज़नी में मतलब जो उनके वेसल्स थे, वो वेसल थे घुरिड्स। ठीक है, गजनी के ही वेसल्स घुरिड्स थे। ठीक है, तो वो घुरिड्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग गए। अब गजनी का डिक्लाइन और घुरिड्स का राइजिंग। ठीक है, जैसे गजनी डिक्लाइन हुए, घुरिड्स राइज होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे, उनमें जो घुरिड्स के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे महमूद गौरी। ठीक है, और महमूद गौरी का ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत की नींव जो है वो टोटली हमारी महमूद गौरी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर महमूद गौरी ने एफिशिएंटली अपने वॉर को, अपने बैटल को नहीं लड़ा होता, अपने जो उनका सिस्टम है उसको उन्होंने कंटिन्यू नहीं रखा होता, तो दिल्ली सल्तनत नहीं बनती। और जो आज हम हिस्ट्री देख रहे हैं, जो हिस्ट्री चलती आ रही है, वो हिस्ट्री वैसी नहीं होती। तो अगर हम घुरिड्स से बात करें, मतलब घुरिड्स के जो राइजिंग के आगे की बात करें, तो हुआ क्या था कि गजनी का डिक्लाइन और घुरिड्स का राइजिंग। ठीक है, घुरिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहे, आपके महमूद गौरी। ठीक है, महमूद गौरी का जो सपना था वो सपना था कि सेंट्रल एशिया में उन्होंने अपना एम्पायर जो है वो कंसोलिडेट करना है। ठीक है, उनका एम नहीं था इंडिया की तरफ आने का, उनका जो सपना था, जो एम था, वो था सेंट्रल एशिया में और ईरान वाले पोर्शन में अपना एम्पायर स्ट्रॉन्ग करना और कंसोलिडेट करना। ठीक है, बट दिक्कत ये थी कि उस टाइम वहाँ पर कौन थे, ख्वारिज़मी एम्पायर, और वो ख्वारिज़मी एम्पायर को हराना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। उन्होंने ट्राई किया बट वो काफ़ी बार डिफीट हुए, बहुत बार हारे वो। और उनको ये एक चीज़ पता लग गई थी कि ख्वारिज़मी एम्पायर को वो हरा नहीं सकते। ठीक है, तो उनके पास अब एक ही ऑप्शन बचा कि वो ईस्टवर्ड अपने आप को एक्सपेंड करो, और इस साइड में कौन था, इंडिया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो इंडिया की तरफ क्यों आए, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं एक्सपेंड करने का। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया की तरफ जाएंगे, ईस्टवर्ड एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके वेस्ट साइड में तो ख्वारिज़मी एम्पायर है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हराने की कोशिश की भी गई बट हार गए बार बार। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, ईस्टवर्ड अपने आप को एक्सपेंड करे। ठीक है, तो ईस्टवर्ड एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अटैक किया था गुजरात पे। काफ़ी जगह मैं देखता हूँ क्वेश्चंस आते हैं कि जो महमूद गौरी है, उनका जो पहला जो इंटरेक्शन है वो इंडिया के किस रूलर के साथ हुआ था। तो मैक्सिमम बंदे इसमें आंसर देते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराई है 1191 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस महमूद गौरी है। तो काफ़ी बंदे इस चीज़ में आपके कंफ्यूज रहते हैं कि पहली बैटल जब इनके साथ हुई है तो पहले रूलर भी यही होंगे, बट नहीं। पहली बार उन्होंने अटैक किया था गुजरात पे। ठीक है, गुजरात में उस टाइम जो सोलंकी डायनेस्टी थी, चालुक्यंस के ही मतलब एक
डिसेंडेंट थे, जो आपके सोलंकी डायनेस्टी थी, ठीक है। सोलंकी डायनेस्टी का एक रूलर था भीमा टू करके, तो भीमा टू के साथ उनका पहला इंटरेक्शन होता, पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है, माउंट आबू के आसपास, ठीक है। तो उस बैटल में जो आपके महमूद गौरी थे बुरी तरीके से हार गए थे। महमूद गौरी को बहुत बुरे तरीके से आपके भीमा टू ने हरा दिया था, ठीक है, उस बैटल में। और बड़ी मुश्किल से वो भागे थे वहाँ से, काफ़ी ही कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से हारे थे वहाँ पर गुरी। और उनको एक चीज़ पता लग गई थी कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, उनको धीरे धीरे एक्सपेंड करना पड़ेगा। पहले उनको कुछ एरिया अपने आप अंडर लाना पड़ेगा, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे एकदम से वो नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले वो मुल्तान का एरिया कैप्चर करेंगे, उसको कंसोलिडेट करेंगे, धीरे धीरे पंजाब तक बढ़ेंगे, फिर जा करके वो आएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो उनका अब एक मतलब सपना बन गया था धीरे धीरे, कि अब उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स को कैप्चर करना है, ठीक है। जो कि उस टाइम किसके अंडर में थी? चौहान रूलर्स के अंडर में। हुआ क्या था कि हम देखते हैं कि जो आपका 10th सेंचुरी के एंड में और 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आपकी गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, और वो बट गई थी काफ़ी सारी राजपूत रूलर्स में। और उन राजपूत रूलर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग जो रूलर्स थे दैट वाज चौहान्स, ठीक है। चौहान्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर्स इमर्ज हुए गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के आपके डिसॉल्व होने के बाद, और उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया था अजमेर से, और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम तोमर्स का राज था, तोमर्स को हटा करके दिल्ली को भी अपने अंडर कर दिया था, ठीक है। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर आपके प्रोमिनेंट कौन है? चौहान, ठीक है। चौहान में कौन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? आपके पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब घुरी आपका पंजाब तक पहुँच गया था, ठीक है, अराउंड 1190 AD के आसपास। अब हुआ क्या कि मतलब जो हमारा एक एरिया है पंजाब के साथ ही, दैट वाज तबरहिंदा। उस टाइम तबरहिंदा बोलते थे, आज के टाइम पे भटिंडा, ठीक है। तो तबरहिंदा प्लेस के लिए घुरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक क्लैश हो गया कि ये एरिया किसके अंडर है, कौन सा जो राजा है इसको, कौन सा जो रूलर है वो इसको इसके किसके अंडर, मतलब बेसिकली झगड़ा हो गया तबरिंदा प्लेस के लिए कि ये प्लेस किसके अंडर रहेगा, कौन इसके ऊपर राज करेगा, और कौन यहाँ से अगर रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा तो किसके पास से राइट्स है। तो तबरहिंदा प्लेस के लिए एक झगड़ा सा शुरू हो गया दोनों के बीच में। दोनों कौन कौन थे? एक थे आपके पृथ्वीराज चौहान और दूसरे कौन थे? महमूद गौरी। और इस झगड़े की वजह से इस तबरहिंदा प्लेस के ऊपर जो आपका डिस्प्यूट था, जो आपका क्लैश था, इसने आपका रिजल्ट था इसका फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191 AD में, ठीक है। 1191 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुई, जिसमें महमूद गौरी को हरा दिया, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था आपके पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। बट उन्होंने उस बैटल में उनको मारा नहीं था, वो चले गए थे वहाँ से, भाग गए थे आपके महमूद गौरी। बट उन्होंने अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया। उन्होंने अपने आप को, अपनी मिलिट्री को, अपने सोल्जर्स को काफ़ी मोटिवेट रखा कि हम नेक्स्ट टाइम अटैक करेंगे। और सच में उन्होंने सिमिलरली जो सक्सेसिव ईयर था 1192, उसका अगला ही साल था, उन्होंने वापस से पृथ्वीराज चौहान जी को ललकारा अपने बैटल के लिए, और बैटल हुई 1192 AD में। और वो बैटल हुई सेकंड बैटल ऑफ तराई। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई पहले हो चुकी थी, अब सेकंड बैटल ऑफ तराई हुई, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस महमूद गौरी। और इस बैटल में महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया। और ये बैटल सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारी हिस्ट्री के, मतलब जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। क्यों? क्योंकि अगर ये बैटल पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते तो दिल्ली सल्तनत नहीं बन पाती। दिल्ली सल्तनत नहीं बनती तो उसके बाद के जो भी आपके क्रोनोलॉजी, जो भी टाइमलाइन चलती आ रही है, वो टाइमलाइन नहीं बन पाती, कुछ और ही हिस्ट्री होती, कुछ और ही चीज़ हम आज पढ़ते। तो ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बैटल के थ्रू ही हमारा दिल्ली सल्तनत बनी आगे। फिर आगे उसकी जो वर्किंग जो भी रही होगी, वो सब कुछ इस बैटल पे निर्धारित थी, ठीक है। तो इस बैटल के बाद उन्होंने क्या कर दिया कि जो नॉर्थ वाला एरिया था, नॉर्दर्न जो प्लेन्स था, उसका कुछ पोर्शन जो है अब घुरी के अंडर आ गया था, ठीक है। जो दिल्ली तक एरिया था, लाहौर से दिल्ली तक जो एरिया था, वो घुरी के अंडर आ चुका था। तो घुरी ने क्या किया, घुरी के एक मोटिवेशन से आ जाती है रूलर के पास, जब वो किसी एरिया को जीत लेता है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट किसी स्ट्रॉन्ग से रूलर को हरा देता, तो एक मोटिवेशन से आ जाती है कि नहीं यार, मैं अब ख्वारिज़मी को भी हरा सकता हूँ। तो हुआ क्या कि उन्होंने वहाँ पर अपना जो एरिया था, वो जो दिल्ली तक जो एरिया था, उस एरिया को उन्होंने कंसोलिडेट करने के लिए अपने एक जो स्लेव है उसको वहाँ पर बिठा दिया अपने बिहाफ पे। होता क्या था कि ये अपने मिलिट्री में, अपने आर्मी में रिक्रूट करते थे स्लेव्स को, ठीक है। और उन रिक्रूटेड स्लेव्स को ये कहते थे मामलुक स्लेव्स, ठीक है। और उन्हीं मामलुक स्लेव में से एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वो उनके सबसे ट्रस्टी स्लेव थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने अपने बिहाफ में उस एम्पायर को जो उन्होंने जीता था,
उसको कंसोलिडेट करने के लिए वहाँ बिठा दिया और ख़ुद वो चले गए 1192 में ही सेंट्रल एशिया ख्वारिज़मी एम्पायर के साथ, क्योंकि उनका मेन जो सपना था वो सेंट्रल एशिया में जो आपका राज करना, वो सेंट्रल एशिया में राज करना था उनका जो मेन जो हम कह सकते हैं कि उनका सपना था। बट हुआ वही, वो ख्वारिज़मी एम्पायर को फिर भी नहीं हरा पाए। ठीक है, 2 साल बाद वो वापस आते हैं 1194 एडी में। अब वो दिल्ली से आगे एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली से आगे हम देखेंगे कि यूपी में कन्नौज है। कन्नौज वाला एरिया उस टाइम गढ़वाल डायनेस्टी के अंडर था। ठीक है, तो गढ़वाल डायनेस्टी भी एक राजपूत डायनेस्टी थी। तो गढ़वाल डायनेस्टी उस टाइम उनके लीडर जयचंद गढ़वाल के अंडर थी और उन्होंने जयचंद गढ़वाल को बैटल ऑफ चंदावर 1194 में हरा दिया। और ऐसे करते करते वो एक्सपेंड करते गए बिहार तक, और बिहार से आगे उन्होंने अपने एक मतलब अपने ही एक ट्रस्टी को भेजा, वो थे बख्तियार खलजी। ठीक है, बख्तियार खलजी को उन्होंने उससे आगे एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने उनको चुना कि आप यहाँ से आगे अब एक्सपेंड करेंगे हमारा रीजन, हमारा इलाका, जो भी अब घुरी का एरिया है वो अब एक्सपेंड आपका बिहार से लेकर के जो बंगाल है या उससे आगे एक्सपेंड होगा, वो किसके अंडर दे दिया? बख्तियार खलजी। और बख्तियार खलजी ही रिस्पॉन्सिबल है, जो हम सुनते हैं कि आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ को जो तहस नहस किया था वो बख्तियार खलजी ने किया था, क्योंकि बख्तियार खलजी को ही आपका वो ड्यूटी दी थी कि आप यहाँ से आगे अब हमारा एम्पायर कंसोलिडेट करोगे या बढ़ाओगे, एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया था कि घुरी ने काफ़ी सारा एरिया, काफ़ी हम देख सकते हैं कि आपका पूरा लगभग पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स उन्होंने अपने अंडर कर दिया था। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन वाला जो रीजन था, गैंगेटिक प्लेन जो था, वो पूरी तरह से घुरी ने अपने अंडर कर लिया था। और 1206 में उनकी डेथ हो गई। 1206 में घुरी की डेथ हो गई और घुरी के जो सबसे ट्रस्टी स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने नींव रखी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। अभी भी हम ओरिजिनली देखें तो दिल्ली सल्तनत नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनका जो कोर्ट था वो था आपका लाहौर में। ठीक है, वो लाहौर से राज करते थे। जो उनका जो पूरा एरिया था वो कंसोलिडेट करते थे लाहौर से। ठीक है, लाहौर में उनका थ्रोन था, लाहौर में उनकी गद्दी थी, वो लाहौर में बैठते थे। अभी दिल्ली सल्तनत, हम सुनते हैं कि दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बट ओरिजिनली इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, अभी हम देखते आगे किसने किया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी है, मतलब एक तरह से दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, बट वो याद रखना ये बात कि उन्होंने अभी वो लाहौर में ही है। अभी उन्होंने अपने एम्पायर को लाहौर से ही वो संभालते हैं, लाहौर में उनका थ्रोन है। ठीक है, और 1206 से उन्होंने स्टार्ट किया। 1206 से 1210 में उनकी भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उनके भी एक जो स्लेव थे, दैट वाज इल्तुतमिश, उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया। ठीक है, उनका एम्पायर चला और इल्तुतमिश ने ही आपकी जो कैपिटल है वो आपके लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। और इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है आपका दिल्ली सल्तनत, क्योंकि उन्होंने सल्तनत को एक्चुअली दिल्ली में बिठाया। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली दिल्ली से सल्तनत स्टार्ट की। आपके हम सुनते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो सल्तनत थी, जो भी आपकी रूलिंग क्लास थी, वो कहाँ पर रहती थी? आपकी लाहौर में। ठीक है, लाहौर से ही वो कंसोलिडेट करते थे पूरे एम्पायर को। बट इल्तुतमिश ने कैपिटल शिफ्ट किया आपकी लाहौर से दिल्ली के लिए। अब दिल्ली से आपकी पूरे का पूरा जो आपका एरिया था वो उसकी देखभाल की जाती थी, ऑर्डर इश्यूज किए जाते थे। कहने का मतलब यह है कि अब सल्तनत को कंट्रोल करना दिल्ली से स्टार्ट हो गया था, और इसलिए अब यहाँ पर नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत। तो रियल फाउंडर इल्तुतमिश थे, और हम देखते जो एक्चुअल नींव रखी, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। सो फ्रेंड्स, ये था एक बैकग्राउंड कि क्या कारण रहा कि दिल्ली सल्तनत बनी, कैसे बनी, कौन कौन इसके पीछे के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, रूलर्स थे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या क्रोनोलॉजी रही होगी, कौन कौन से रूलर्स थे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी डायनास्टीज थी इंपॉर्टेंट, उन डायनास्टीज़ में उन जो रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की, लाइक उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और उन्होंने अगर उनके टाइम पे कोई बैटल हुई है तो वो बैटल कौन सी थी, या किसी रूलर के टाइम पे कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ, जैसे हम सुनते हैं कि मंगोल इन्वेजन उस टाइम काफ़ी प्रोमिनेंट था। तो मंगोल इन्वेजन हुआ है, वो किसके टाइम पे हुआ था, और किस रूलर ने उनको काफ़ी, मतलब हम कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने एम्पायर को बचाया था उस इन्वेजन से। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।